अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। दोस्तों, कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं डेवलपर ऑप्शंस के ऊपर वीडियो बनाऊं और मैं Redmi Note 3 के ऊपर बनाऊं। तो दोस्तों, मैं लेकर के आ गया यह Redmi Note 3 और उसके ऊपर अब मैं बना रहा हूं डेवलपर ऑप्शंस के ऊपर वीडियो, ताकि मैं आप लोग को अच्छे से समझा सकूं कि डेवलपर ऑप्शंस को इनेबल कैसे करना है, उसका काम क्या है, उसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं। सारी बातें आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। तो यह वीडियो दोस्तों आखिर तक देखना ना भूले। तो सबसे पहले दोस्तों, डेवलपर ऑप्शंस को इनेबल करना पड़ता है। अगर आप देखेंगे सेटिंग्स में दोस्तों, और सेटिंग्स में जाने के बाद अगर आप नीचे जाते हैं एडिशनल सेटिंग्स में, तो एडिशनल सेटिंग्स में सबसे नीचे आपको यहाँ पे मिलता है दोस्तों डेवलपर ऑप्शंस। लेकिन अगर आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शंस नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो इसे आपको इनेबल करना होगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डेवलपर ऑप्शंस नहीं है, तो इनेबल करने के लिए आप एक बैक जाएं और सबसे नीचे सेटिंग्स में आपको अबाउट फोन में जाना होगा। अबाउट फोन में जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको मिलती है MIUI का वर्जन। अब यह MIUI के वर्जन पे आपको लगातार 5 बार लगातार टैप करना है। आप लगातार 5 बार टैप करेंगे दोस्तों, तो लिख देगा यू आर नाउ अ डेवलपर। इसका मतलब कि अब आप डेवलपर बन चुके हैं। अब आपका डेवलपर ऑप्शंस इनेबल हो चुका है। दोस्तों, डेवलपर ऑप्शंस होता क्या है? डेवलपर ऑप्शंस ऐसे ऑप्शंस है जो मोबाइल को कुछ हद तक डेवलप करने में हमें फायदा करते हैं। अगर हमें कुछ अच्छा काम करना है, हमें कुछ अलग काम करना है जो नॉर्मली नहीं होता है, तो वो डेवलपर ऑप्शंस देता है दोस्तों। अगर हमें कुछ स्टैट्स जानने हैं, तो वो सब कुछ डेवलपर ऑप्शंस में होते हैं। तो दोस्तों चलिए, अब हम लोग वापस से चलते हैं यहाँ एडिशनल सेटिंग्स में। और एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे नीचे अगर आप देखेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे आ गई डेवलपर ऑप्शंस। आप साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख दी हुई है डेवलपर ऑप्शंस। अब इस डेवलपर ऑप्शंस को हम लोग यहाँ पे टैप करते हैं। अब डेवलपर ऑप्शंस को हमने जैसे ही टैप किया, तो आप देखेंगे कि कुछ ऑप्शंस खुल गए दोस्तों, जिसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसे सबसे पहले मिलता है डेवलपर ऑप्शंस। अगर मैं इसे ऑफ कर दूं दोस्तों, तो वापस से ये डेवलपर ऑप्शन ऑफ हो जाएगा और बैक करते ही वहां से जहां पे डेवलपर ऑप्शन अभी हमने मंगाया था वहां से चली जाएगी। उसके बाद दोस्तों और क्या है, तो और मिलता है दोस्तों स्टे अवेक। ये स्टे अवेक ऑप्शन क्या है? अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं दोस्तों, और उसके बाद अगर आप इस फोन को चार्ज में लगाते हैं, तो फिर चार्ज में आपकी जो स्क्रीन है वो कभी बंद नहीं होगी, हमेशा ऑन ही रहेगी। जब तक आप बंद नहीं करेंगे, आपकी स्क्रीन बंद नहीं होगी, हमेशा ऑन रहेगी। तो इससे यह होता है दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि चार्ज में लगाते हुए आपकी स्क्रीन ऑफ ना हो, तो स्टे अवेक ऑप्शन का इनेबल कर सकते हैं। ये कब इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? तो अगर आपने कोई स्क्रीन सेवर लगाया हुआ है जिसपे आपको डेट एंड टाइम दिखा रही है, तो हो सकता है कि कभी कभी वो स्क्रीन सेवर ऑफ हो जाती होगी 30 मिनट, 20 मिनट या 5 मिनट बाद। लेकिन आप चाहते हैं कभी बंद ना हो चार्ज में लगे हुए, तो आप इस ऑप्शन का इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों इनेबल ब्लूटूथ SCI स्नूप लॉग। दोस्तों, जो भी हम लोग ब्लूटूथ से सेंड और रिसीव करते हैं दोस्तों, जो भी SCI पैकेट्स हम लोग सेंड एंड रिसीव करते हैं, तो उसका जो है यह लॉग बना देता है दोस्तों कि कौन कौन से फाइल रिसीव हुए हैं, कौन कौन से फाइल सेंड हुए हैं। तो यहाँ पे ये लॉग बन जाता है। लेकिन इसे एक्सेस कैसे करना है ये मुझे भी नहीं मालूम है, तो इसे आप खुद रिसर्च करके देखें कि आखिर ये है क्या। वही चीज़ है दोस्तों ब्लूटूथ ट्रेस लॉग भी, ये भी सेम चीज़ है। तो ये दोनों चीज़ों को आप देख ले कि आखिर ये है क्या। उसके बाद है दोस्तों OEM अनलॉकिंग। अब ये OEM अनलॉकिंग क्या है दोस्तों? अगर आप बूट लोडर अनलॉक करना चाहते हैं, तो आपको अब OEM अनलॉकिंग को इनेबल करना पड़ेगा। अगर आप OEM अनलॉकिंग इनेबल नहीं करते हैं दोस्तों, तो आपकी जो बूट लोडर है अब वो अनलॉक नहीं होगी। पहले ही ऑप्शन नहीं था, ये ऑप्शन को ऐड की गई है। और दोस्तों, बूट लोडर अनलॉक करने के लिए, OEM अनलॉकिंग करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा, जो भी आपका मोबाइल का पासवर्ड है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों MI अनलॉक स्टेटस, ये भी एक नई आई है दोस्तों, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो बूट लोडर है वो लॉक्ड है कि अनलॉक है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा MI अनलॉक्ड स्टेटस पे, तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाती है द डिवाइस इज लॉक्ड, द फोन इज सिक्योर्ड। मतलब मेरा जो बूट लोडर है वो लॉक्ड है दोस्तों, मेरा फोन सिक्योर्ड है, मैंने इसे अनलॉक नहीं किया है। और अगर अनलॉक करना है, तो हमें यहाँ पे जाना होगा unlock.update.miui.com पे, और यहाँ पे जाकर के अपने डिवाइस को ऐड करना होगा, और उसके बाद ये डिवाइस अनलॉक करना होगा PC से। उसके बाद दोस्तों है USB डिबगिंग। अब ये USB डिबगिंग क्या है दोस्तों? हम लोग जब भी अपना कुछ डेवलपमेंट मोड में कुछ काम करते हैं, जैसे हमें रूट करना है या कुछ भी करना है, तो हमें ये USB डिबगिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट टूल है दोस्तों। इसे कहते हैं ADB भी कहते हैं दोस्तों, एंड्रॉयड डेवलपमेंट डिबग। और यही दोस्तों है रिवोक यूएसबी डिबगिंग ऑथराइजेशंस, कि किस किस ऐप को यूएसबी डिबगिंग का ऑथराइजेशन देना है कि नहीं देना है, वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो रिवोक एक्सेस टू यूएसबी डिबगिंग। अब अगर आपने किसी ऐप को एक्सेस दिया हुआ है यूएसबी डिबगिंग का, या किसी सॉफ्टवेयर को पीसी में एक्सेस दिया हुआ है यूएसबी डिबगिंग का, तो आप इसका करके सारा परमिशन हटा सकते हैं दोस्तों। जो भी आप यूएसबी डिबगिंग करते हैं, जैसे आप रूट करते हैं कोई सॉफ्टवेयर से पीसी में, तो वो बोलेगा कि यूएसबी डिबगिंग ऑन कीजिए। और अगर आपने यूएसबी डिबगिंग ऑन कर लिया दोस्तों, तो ये ऑप्शन आएगी, और उसके बाद वह एप्लीकेशन से अपने फ़ोन को रूट कर सकते हैं बूट लोडर अनलॉक करने के बाद ही।
लेकिन दोस्तों ऐसा होता है कि उस सॉफ्टवेयर में आपकी जो परमिशन चली जाती है, तो अगर वही परमिशन को आपको हटाना है, तो ये रिवोक कर सकते हैं, जो कि परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है दोस्तों इंस्टॉल वाया यूएसबी। अब अगर यूएसबी डिबगिंग आप ऑन रखते हैं दोस्तों, तो ये ऑप्शन भी इनेबल हो जाएगा, इंस्टॉल वाया यूएसबी। अगर आप कमांड जानते हैं दोस्तों, अगर आपको पीसी में पता है कि क्या-क्या काम कैसे-कैसे करना है, डेवलपमेंट कैसे करना है, तो पीसी से ऐप कैसे डायरेक्टली इंस्टॉल करना है, उसके लिए ये ऑप्शन है दोस्तों। अगर आप इंस्टॉल वाया यूएसबी करेंगे दोस्तों, तो आप पीसी से डायरेक्टली ऐप यहाँ पे इंस्टॉल कर पाएँगे। मतलब आपको कुछ कमांड्स आने चाहिए, वो थोड़े से सुपर यूज़र आपको बनना पड़ेगा, तो उसके बाद आप पीसी से डायरेक्टली इसमें ऐप इंस्टॉल कर पाएँगे। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, फिर यहाँ से आके इंस्टॉल करना है, ऐसा कुछ नहीं। आप बस पीसी से वह फ़ाइल को आप भेजते हैं और यहाँ पे आके इंस्टॉल हो जाती है, तो वो काम ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यूएसबी डिबगिंग सिक्योरिटी सेटिंग्स। अब दोस्तों ये जो सिक्योरिटी सेटिंग्स है, अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ ग्रांटिंग परमिशंस एंड सिम्युलेटिंग इनपुट वाया यूएसबी डिबगिंग। यहीं से आप ग्रांटिंग कर सकते हैं कि यूएसबी डिबगिंग को क्या क्या परमिशन देने हैं, क्या क्या परमिशन नहीं देने हैं। तो इसे अब हम लोग ऑफ कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों सेलेक्ट मॉक लोकेशन ऐप। मॉक लोकेशन ऐप के बारे में भी मुझे उतना नहीं पता चला कि आखिर ये है क्या। मैंने नेट पे भी पढ़ा पर मुझे समझ में नहीं आया, तो इसके बारे में आप लोग खुद समझ लें, बिकॉज मैं भी इतना तो टैलेंटेड नहीं हूँ कि सारा चीज़ बता दूँ। लेकिन ये कुछ लोकेशन के ऊपर ऐप है जिसको मैं ज़रूरी नहीं समझता। उसके बाद है दोस्तों इनेबल व्यू एट्रीब्यूशन एट्रीब्यूशन इंस्पेक्शन। अब ये क्या है दोस्तों, बस एक फ्लैश करती है स्क्रीन ऑन ऑफ करते वक्त। अब ये क्या है, इसके बारे में मुझे नहीं समझ में आता, तो इसे भी अब हम लोग स्किप करते हैं। उसके बाद दोस्तों सेलेक्ट डिबग ऐप। अब कौन सा ऐप को डिबग करना है, तो यहाँ पे कोई भी ऐप आती नहीं है, बहुत ही कम ऐप है जो सेलेक्ट डिबग ऐप को इंस्टॉल कर एक्सेप्ट करते हैं, तो वो नहीं आती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों वेट फॉर डिबगर। जो भी आप ऐप डिबग करेंगे तो वेट फॉर डिबगर का यहाँ पे ऑप्शन देता है। ये सब जो ऑप्शन है दोस्तों, अगर हम लोग बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट जानते हैं तो हम लोग को समझ में आएगा कि ये सब है क्या। और ये सब जो ऑप्शन है दोस्तों, सिलेक्ट डिबगर, वेट फॉर डिबगर, वेरीफाई एप्स ओवर यूएसबी, ये सब काम देते हैं दोस्तों जब हम लोग कोई डेवलपमेंट करते हैं, जब हम लोग कोई रॉम बनाते हैं, तब ये सब काम आती है दोस्तों, जब हम सुपर यूज़र बन जाते हैं। वेरीफाई ऐप्स ओवर यूएसबी। यूएसबी से हम लोग जो भी ऐप्स इंस्टॉल करेंगे तो उसे वेरीफाई करना है कि अच्छा है, कि सही है कि नहीं है, कहीं वायरस तो नहीं है, तो यहाँ से ये वेरीफाई करती है अगर आप इनेबल किए रहेंगे यूएसबी इंस्टॉलेशन का। उसके बाद दोस्तों लॉगर बफर साइज, जो भी लॉग बनेगा उसका बफर साइज क्या होगी, उसकी साइजेस क्या होगी पर बफर, 256 के भी, 1 MB। तो ये है दोस्तों, 256 पे ही रहने दें, ज़्यादा बेहतरीन है। उसके बाद दोस्तों वायरलेस डिस्प्ले सर्टिफिकेशन। यहाँ पे दोस्तों अगर आप कोई डिस्प्ले लगाए हुए हैं, वायरलेस से कनेक्ट किए हुए हैं, तो यहाँ पे अगर इनेबल कर देंगे तो वो आपका सर्टिफिकेट दिखाएगी कि कौन सी सर्टिफिकेशन जो है वो डिस्प्ले कनेक्टेड है, कौन सी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। उसके बाद है दोस्तों इनेबल वाईफाई वर्बस लॉगिंग। यहाँ भी दोस्तों आप वाईफाई के वर्बस लॉगिंग, मतलब यहाँ पे भी आपको लॉग फाइल मिलता है दोस्तों कि किस वाईफाई से आपने कनेक्ट किया है, वो वाईफाई का नेटवर्क कैसा था, तो ये सब चीज़ों की दोस्तों यहाँ पे लॉग फाइल मिलता है .txt फाइल में, जहाँ से आप पढ़ के देख सकते हैं, अपने डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों एग्रेसिव वाईफाई टू मोबाइल हैंडओवर। अब ये क्या है दोस्तों, ये भी न्यू ऑप्शन है जो कि मैं अभी अभी देख रहा हूँ, मुझे इसके बारे में भी नहीं पता था, मैं रिव्यू डायरेक्टली बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे एग्रेसिव वाईफाई टू मोबाइल हैंडओवर मतलब यह है कि जैसे ही अगर आप डेटा को मोबाइल डेटा ऑन रखे हुए और जैसे ही आप अपने वाईफाई को इनेबल करते हैं तो जल्दी से जल्दी डेटा को ऑफ करके वाईफाई को ऑन कर दे, शायद यही होने चाहिए ये, वैसे मैं कंफर्म नहीं हूँ। ऑलवेज अलाउ वाईफाई रोम स्कैन्स। यह दोस्तों बोल रहा है कि क्या हमेशा वाईफाई का रोमिंग स्कैन्स इनेबल रखना है, मतलब अगर आप कहीं भी हो तो क्या आपका वाईफाई जो है हमेशा स्कैन करते रहे। तो दोस्तों इसे ऑफ कर दे, मुझे लगता है कि यह जो खाएगी यह बहुत ही ज़्यादा बैटरी खाएगी। उसके बाद है दोस्तों यूज लेगेसी डीएचसीपी क्लाइंट। यह दोस्तों वाईफाई के लिए है। अगर आप वाईफाई में डीएचसीपी क्लाइंट, अगर आपका वाईफाई ऐसा है कि डीएचसीपी क्लाइंट को सपोर्ट करता है, तो आपको यहाँ पे डीएस इसे इनेबल करना होगा। वैसे यह लॉलीपॉप में काम करती थी मार्शमेलो से, अब यह ऑप्शनल हो गई है। उसके बाद है दोस्तों मोबाइल डेटा ऑलवेज एक्टिव। अब अगर इसे ऑन कर देते हैं दोस्तों, तो आपकी जो मोबाइल डेटा है हमेशा एक्टिव रहेगी। अगर आप मोबाइल डेटा ऑफ कर देते हैं दोस्तों, और उसके बाद फिर वाईफाई, अगर आप अपना मोबाइल डेटा ऑफ कर देते हैं दोस्तों, उसके बाद अगर फिर अपना वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं और फिर वाईफाई कनेक्ट करने के बाद दोबारा से वाईफाई ऑफ करते हैं, तो वापस से मोबाइल डेटा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो यही दोस्तों मोबाइल डेटा ऑलवेज एक्टिव। उसके बाद है दोस्तों सिलेक्ट यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन। आपको यूएसबी कैसा चाहिए, अगर आप पीसी से कनेक्ट करेंगे यूएसबी तो आपको कैसा चाहिए। तो यहाँ पे है दोस्तों चार्जिंग ओनली, एमटीपी, पीपीटीपी, यूएसबी ईथरनेट, ऑडियो सोर्स, मिडी। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों।
तो ये जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आपको एमटीपी मतलब मीडिया ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अगर आपको कोई फाइल, फ़ोल्डर या गैलरी के से इमेजेस, फ़ोटोज़ वगैरह कुछ भी आपको पीसी में कॉपी करने हैं तो एमटीपी के करें। पीटीपी मतलब सिर्फ़ पिक्चर फाइल्स आपको दिखाएँगे पीटीपी में, अगर आप पीसी में देखेंगे तो सिर्फ़ पीटीपी दिखाएँगे, पिक्चर फाइल्स। यूएसबी ईथरनेट मतलब दोस्तों अगर आपको यूएसबी से पीसी में इंटरनेट चलाना है तो यहाँ पे टीथरिंग में ये काम देता है। ऑडियो सोर्स क्या है दोस्तों, तो यहाँ से अगर आप यूएसबी का कोई स्पीकर लगाए हुए हैं तो ये ऑडियो सोर्स की तरह काम करेगा, और यह मीडी भी वही बिल्कुल सेम चीज़ है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं वो है दोस्तों शो टचेस। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो और उसके बाद कुछ भी टच करेंगे तो ये शो करेगी दोस्तों। जैसे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, मुझे होम स्क्रीन पे जाता हूँ। आप देखेंगे दोस्तों कि आपको गोल सी कुछ नज़र आती होगी जो मेरे उँगलियों के पीछे भाग रही होगी। उसी तरह से दोस्तों आप जितने उँगली रखेंगे आप देखेंगे कि उतने ही बॉल्स नज़र आ रहे हैं गोल-गोल, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है जिससे हमें पता चलता है कि हमने टच कहाँ पे किया है। उसके बाद दोस्तों और हम लोग सेटिंग्स की बात करें तो जल्दी से मैं पहुँचता हूँ डेवलपर ऑप्शंस में। और डेवलपर ऑप्शंस में नीचे में हमें मिलता है दोस्तों यहाँ पे शो टचेस के नीचे पॉइंटर लोकेशन। दोस्तों ये पॉइंटर लोकेशन क्या है, अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि एक्स वाई यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपका पॉइंटर लोकेशन कहाँ है, और जहाँ भी आप टच करेंगे दोस्तों, ग्लाइड करेंगे, यहाँ पे ये बन जाएगी आपकी। ये आप देख सकते हैं, गौर से अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगी कि यहाँ पे आपकी ब्लू कलर की, रेड कलर की बन जाती है पॉइंटर की लोकेशन की आपने कैसे टच किया है। वैसे ही दोस्तों आप जितना टच करेंगे उतना बनेगी, लेकिन यह जो पॉइंटर लोकेशन है दोस्तों बस 2 फिंगर तक ही सपोर्टेड है। 3 फिंगर से यह पॉइंटर लोकेशन शो नहीं करेगी, 2 फिंगर तक ही सपोर्टेड है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 2 फिंगर तक आप अपना पॉइंटर लोकेशन देख सकते हैं कि आपने कैसे-कैसे अपनी उँगलियों को चलाया है। तो ये भी अच्छी चीज़ है दोस्तों। मैं इन दोनों को अबव कर दूँ। उसके बाद है दोस्तों शो सरफेस अपडेट। ये शो सरफेस अपडेट क्या है? अगर आप कोई भी आप इसे इनेबल कर देते हो और जो भी आप काम करेंगे तो ये फ्लैश करेगी दोस्तों स्क्रीन। आप देखेंगे कि यानी कि यहाँ पे प्रोसेस में है दोस्तों। इससे आपको पता चलेगा कि कितने देर तक प्रोसेस में है, कब प्रोसेस में है। तो आप देख सकते हैं जब भी कोई आपकी स्क्रीन अपडेट हो रही है, जो भी हर्ज पे अपडेट हो रही है, वो यहाँ पे आपकी सर्विस अपडेट शो करती है। ये भी आपके डेवलपमेंट टूल में काम कर सकती है, लेकिन मैं इस कहूँगा कि इसे ऑफ रखें वरना आपकी फ़ोन स्लो हो जाएगी। उसके बाद है दोस्तों शो लेआउट बाउंड्स। आपकी एंड्रॉयड जो सॉफ्टवेयर बनी है वो किस तरह की लेआउट में बनी है वो यहाँ पे शो करेगी। आप कहाँ-कहाँ टैप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे पूरी लेआउट यहाँ पे आ गई। जैसे एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे है। अगर आप क्लोजली देखेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आएगी कि ये पूरी लेआउट बनी हुई है। ये जो लेआउट बनी है दोस्तों एक डिज़ाइन की गई है। एक डिज़ाइनिंग ऐसे की गई है ताकि यह अच्छे से दिखे। एक फ्लैट सरफेस में डिज़ाइनिंग ऐसे ही की जाती है लेआउट्स बना करके। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लेआउट्स देख सकते हैं कैसे-कैसे बनी हुई है, कहाँ-कहाँ, क्या-क्या लेआउट्स हैं, जो कि इससे हमें आसानी से देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेआउट देखना चाहते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों अपने हर चीज़ के लेआउट्स यहाँ से देख सकते हैं, अपने टॉगल्स के, जो कि बहुत ही अच्छी आपको डेवलपमेंट टूल देती है। उसके बाद है दोस्तों फोर्स आरटीएल लेआउट डायरेक्शन। आरटीएल मतलब दोस्तों राइट टू लेफ्ट। अगर आप राइट हैंडेड हैं, अगर आप राइट हैंडेड है तो इसको रहने दें, अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन एमआईयूआई में ऐसे कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ती नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं राइट टू लेफ्ट करते ही ये पूरी उल्टी हो गई, और फिर ऐसे करेंगे तो आप राइट हैंड से यूज़ कर सकते हैं। जो आरटीएल लेआउट डायरेक्शन है दोस्तों मेनली है कि अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो आप ऐसे कर दें तो इस तरह से आपको चलाने में काफ़ी आसान हो जाएगी। लेकिन थोड़ा-सा वियर्ड लगता है देखने में दोस्तों, लेकिन लेफ्ट हैंडेड यूज़र्स के लिए ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो ये आरटीएल को मैं ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद है दोस्तों विंडोज़ एनिमेशन स्केल। कोई भी फाइल अगर खुलता है दोस्तों, जैसे यही अगर खुला, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो यही अगर खुल रहा है तो एक स्पीड में खुल रहा है दोस्तों, तो वो ये उसी एनिमेशन के स्पीड को कंट्रोल करता है। जैसे अगर मैं इसे 0.5x कर दूं और अब मैं इसे खोलूं तो आप देखेंगे दोस्तों कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट खुल रहा है। वही अगर मैं इसे दोस्तों 2x कर दूं तब आप देखेंगे कि बिल्कुल ही लेजी एनिमेशन में खुल रहा है। और यही दोस्तों अगर मैं 5x कर दूं तो अब तब आप देखेंगे कि और भी लेजी हो गया है। तो ये है दोस्तों एनिमेशन स्केल। आपको एनिमेशन कैसा रखना है ये, तो अगर आप 0.5x पे करते हैं दोस्तों तो आपको फील होगा कि मेरा फ़ोन काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया है, लेकिन 1.1x पे ही रखना ज़्यादा सही है। लेकिन 0.5x पे ज़्यादा अच्छा फास्ट हो जाता है। एनिमेशन ऑफ भी कर सकते हैं दोस्तों, उसके बाद कोई एनिमेशन दिखाई नहीं, बस धड़ाक से खुल जाएगी। तो यही है दोस्तों विंडोज़ एनिमेशन स्केल। वही चीज़ सेम चीज़ है दोस्तों ट्रांजिशन स्केल, जो इसमें ट्रांजिशन आती है, जो ब्लर इफेक्ट आता है, वो कितने देर में स्केल में आएगी, और उसी तरह से एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल, ये भी सेम चीज़ है दोस्तों। ये तीनों एनिमेशन के लिए है। उसके बाद है दोस्तों सिम्युलेट सिम्युलेट सेकेंडरी डिस्प्ले। अगर आपने कोई वाईफाई से सेकेंडरी डिस्प्ले लगाई हुई है तो उसका रेजोल्यूशन क्या रखना है, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। 4K रेजोल्यूशन, 720p रेजोल्यूशन, कोई भी सामने वाला स्क्रीन है दोस्तों उसका रेजोल्यूशन आप सेट कर लें यहाँ से। उसके बाद है दोस्तों फोर्स जीपीयू रेंडरिंग। फोर्स जीपीयू रेंडरिंग मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका 2D चीज़ भी
जीपीयू के कारण चले। मतलब ऐसे तो दोस्तों सीपीयू बहुत ही ज़्यादा लोड लोड उठाता है, लेकिन अगर आप जीपीयू पे कर देते हैं दोस्तों तो सीपीयू से थोड़ा सा स्ट्रेस हट के जीपीयू पे भी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ जाएगा। तो दोस्तों 2D जैसे ये भी चीज़ है दोस्तों, ये भी चीज़ अब जीपीयू से चलने लगेगी, जिससे बैटरी बैकअप ज़्यादा खाएगा। तो दोस्तों जीपीयू फोर्स जीपीयू रेंडरिंग को आप ऑफ कर दें, वरना आपका जो है जीपीयू हमेशा इस्तेमाल होगा। वैसे जीपीयू ज़्यादातर गेम्स में इस्तेमाल होते हैं, जिसको कहते हैं ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये दोस्तों गेम में इस्तेमाल होते हैं ज़्यादा, या फोटो वीडियोस में होते हैं, कैमरा में होते हैं। तो अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो हर जगह होने लगेगी, तो आपका जो बैटरी ज़्यादा खाने लगेगा। शो जीपीयू व्यू अपडेट्स, जहाँ भी जीपीयू का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे वो अपडेट शो करेगी। जैसे देख रहे हैं कि यहाँ भी जीपीयू का कुछ हद तक इस्तेमाल हो रहा है, और अगर आप गेम खेलेंगे तो ये तो फ्लैश करती ही रहेगी, आप पागल हो जाएंगे। उसके बाद है दोस्तों शो हार्डवेयर लेयर 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 अपडेट्स। जो भी हार्डवेयर लेयर अपडेट होगी दोस्तों यहाँ पे ये भी शो करेगी। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ भी कर रहे हैं तो यहाँ पे शो करनी चाहिए, लेकिन अभी उतना पता नहीं चल रहा है। तो हार्डवेयर के ऊपर जो भी चीज़ चलेगी दोस्तों यहाँ पे लेयर अपडेट दिखाएगी, यह भी गेम खेलते वक्त ज़्यादा पता चलेगा। फिर उसके बाद वही चीज़ आती है दोस्तों डिबग। डिबग क्या करना है, तो डिबग करने का मतलब आप लोग जान लें, इतना मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, बहुत ही लंबा ये वीडियो हो गया, 16 मिनट। ओके, उसके बाद है दोस्तों डिसेबल हार्डवेयर ओवरलेज। अगर इसे कर देते हैं दोस्तों तो हार्डवेयर पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, ज़्यादातर टाइम जीपीयू ही चलते रहेगा। उसके बाद है दोस्तों इनेबल 4x मासा। ये ओपन जी एल ES 2.0 की एक फीचर है जिसे आप इनेबल कर सकते हैं, जिससे आपके ऐप्स और भी ज़्यादा स्मूथ चलने लगेंगे। लेकिन स्मूथ तो चलेंगे, लेकिन रैम कंजप्शन भी इसमें ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद है दोस्तों डिबग नॉन रेक्टेंगुलर क्लिप। तो डिबग वाले चीज़ मैं छोड़ देता हूँ। सिमुलेट कलर स्पेस। अगर आप कलर स्पेस को सिमुलेट करते हैं दोस्तों तो आप देखेंगे कि आपकी जो कलर है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अलग अलग तरह की कलर हो जाती है, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप नॉर्मल कलर रहने दें। तो कलर स्पेस चेंज करने से बेहतर है नॉर्मल रहने दें। उसके बाद है दोस्तों डिसेबल यूएसबी ऑडियो राउटिंग। अगर आप दोस्तों यूएसबी से ऑडियो राउट करते हैं, ऑडियो का गाना वाना सुनते हैं, तो आप इसे डिसेबल कर सकते हैं, जिससे आपकी यूएसबी ऑडियो काम नहीं करेगी। स्ट्रिक्ट मोड इनेबल्ड है दोस्तों। अगर यहाँ पे आप कोई भी ऐप चलाते हैं और वो हैंग कर जाती है, ज़्यादा देर तक लगती है, तो यह जो है क्या करेगा, स्क्रीन को फ्लैश करने लगेगा। तो ये है दोस्तों स्ट्रिक्ट मोड इनेबल। इससे ज़्यादा कुछ फायदा होता नहीं है। ये शो सीपीयू यूसेज है दोस्तों, यहाँ पे शो करेगा कि आपकी जो सीपीयू है यूज़ कहाँ हुई है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, नज़दीक से मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरी सीपीयू की यूज़ दिखा रही है दोस्तों, कि यहाँ पे क्या क्या यूज़ हो रहा है, सिस्टम सर्वर कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं। तो ये सारी यहाँ पे देख सकते हैं। ये डेवलपर ऑप्शन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं इसे ऑफ कर दूँ। उसके बाद है दोस्तों प्रोफाइल जीपीयू रेंडरिंग। अब ये जीपीयू रेंडरिंग क्या क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। जैसे ऑन स्क्रीन एस बार करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जीपीयू अभी कितनी इस्तेमाल हो रही है। मैं जैसे ही ऐसे ऐसे हिलाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो है जीपीयू हमेशा चल रहा है, मतलब कि जीपीयू पे पूरा स्ट्रेस पड़ा हुआ है दोस्तों। और गेम खेलेंगे तो ये बार और भी ज़्यादा ऊपर आ जाएगी। उसके बाद है दोस्तों इन एडीबी शेल डम सिंस इन्फो। अगर इसे कर देंगे तो आपको एडीबी शेल में इसका इन्फो मिल जाएगा कि ये जीपीयू रेंडरिंग कैसी हुई है टाइम टू टाइम। उसके बाद है दोस्तों इनेबल ओपन जीएल ट्रेसेस। अगर आपको कोई लॉग करना है तो ओपन जीएल ट्रेस करना है कि आपकी जीपीयू किस तरह से इस्तेमाल हुई है, तो यहाँ पे लॉग कैट सिस ट्रेस ग्राफिक्स कॉल ट्रैक ये सब काम आप कर सकते हैं। ये सब ऑप्शन दोस्तों ज़्यादातर डेवलपर्स के लिए हैं। उसके बाद है दोस्तों डोंट कीप एक्टिविटीज़। ये क्या है, अगर आपका फ़ोन स्लोअर है दोस्तों और आप चाहते हैं कि आपकी जो जो भी आप ऐप से निकले वह बंद हो जाए, कंप्लीटली बंद हो जाए, बिकॉज एंड्रॉइड में कंप्लीटली बंद नहीं होती। तो अगर आप चाहते हैं कंप्लीटली बंद हो जाए तो डोंट कीप एक्टिविटीज पे क्लिक कर दें, और जैसे ही आप होम बटन दबाएंगे तो वो मिनिमाइज नहीं होगी दोस्तों, वो बंद हो जाएगी कंप्लीटली। अगर आप कोई व्हाट्सएप खोले हुए अगर आप होम बटन दबाएंगे तो वो बंद हो जाएगी, यानी कि एक तरह से वह टोटल क्लोज हो जाएगी, रैम से प्रोसेसर से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद है दोस्तों बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। ये क्या, अगर आप बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट देखेंगे तो इसमें मिलता है स्टैंडर्ड लिमिट, नो बैकग्राउंड प्रोसेस। सेम चीज़ है दोस्तों डोंट कीप एक्टिविटीज के तरह। तो दोस्तों अगर आप इसे सेट करते हैं नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे, तो ऐसा होगा कि आप कोई भी प्रोसेस छोड़ेंगे, कोई भी बैकग्राउंड होम बटन पे क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगी। अगर आप कर देते हैं दोस्तों एट मोस्ट वन प्रोसेस पे, तो इसका मतलब कोई एक ऐप चलती रहेगी। मतलब अगर मान लीजिए मैंने कोई ऐप खोला है और उसके बाद होम बटन दबाऊं तो वो ऐप बंद नहीं होगी, उसके बाद कोई आप एक और ऐप चला सकते हैं। तो आप एक साथ दो ऐप चला पाएंगे अगर आप एट मोस्ट एक प्रोसेस कर दे, एक ऐप बैकग्राउंड में और एक ऐप सामने में, तो दो ऐप चला सकते। जैसे अभी सेटिंग्स में हूँ दोस्तों तो पीछे में एक कोई ऐप चल रही होगी, बाकी सारे ऐप्स क्लोज हो गए होंगे। उसी तरह अगर मैं दो प्रोसेस कर दूं दोस्तों तो बैकग्राउंड में दो प्रोसेस चल पाएगी और फ्रंट में एक प्रोसेस चल पाएगी, यानी कि टोटल तीन प्रोसेस चल पाएगी। उसी तरह से दोस्तों चार प्रोसेस तक आप कर सकते हैं। स्टैंडर्ड लिमिट पे रहने दें अगर आपकी जो है ये अच्छी है, अगर आपकी प्रोसेसर और रैम अच्छी है।
उसके बाद दोस्तों यह तो समझ गए कि ये दोनों क्या है, यह है दोस्तों कि आपकी कोई भी एक्टिविटी रहेगी नहीं और यही है कि बैकग्राउंड का प्रोसेस कितना लिमिट रखना है, 1, 2, 3, 4 की स्टैंडर्ड की कोई भी नहीं रखना है। अगर नो बैकग्राउंड कर देते हैं तो इसका मतलब कि सारी क्लोज़ हो जाएगी, कोई भी बैकग्राउंड में चलेगी नहीं। उसके बाद है दोस्तों मेमोरी ऑप्टिमाइज़ेशन, ये जो मेमोरी ऑप्टिमाइज़ेशन है दोस्तों, यह है कि आपका जो रैम है, वह किस तरह से ऑप्टिमाइज़ हो, मिडिल, लो या हाई। अगर आप हाई कर देंगे दोस्तों, तो भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, अगर आप लो कर देंगे तो भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि फ़र्क इसमें पता ही नहीं चलता और इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं कि आखिर ये है क्या? लेकिन मैंने खुद से टेस्ट करके देखा है दोस्तों कि आखिर ये है क्या? दोस्तों असल में होता ये है कि रैम हमारा जो है काफ़ी कम खाली रहता है, तो अगर आप हाई पे कर देंगे तो कम ऐप्स चलेंगी रैम में और फ्री ज़्यादा रहेगा, और अगर आप लो पे कर देंगे दोस्तों तो ज़्यादा ऐप्स चलेगी रैम में, लेकिन फ्री कम रहेगा। तो दोस्तों इससे ऐसा होगा कि ना ना हाई करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा, ना लो करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा और ना ही ऑफ करने से। तो मिडिल में रहने दोस्तों एक डिसेंट टाइप की रैम ऑप्टिमाइज़ेशन होगी इसमें, जिसमें आपका रैम जो है अच्छे से काम कर पाएगा। उसके बाद है दोस्तों शो ऑल ऐप्स नॉट रिस्पोंडिंग। मतलब दोस्तों जो भी ऐप अटक जाती है तो इसके बारे में यह दिखाएगा कि नॉट रिस्पोंडिंग डायलॉग, जैसे आप विंडोज़ पीसी में देखते हैं कि ऐप नॉट रिस्पोंडिंग आ जाती थी, इन टास्क करना पड़ता था। वही चीज़ आपको दिखाएगी दोस्तों शो ऑल ऐप्स नॉट रिस्पॉन्डिंग, जो भी ऐप में अगर वो अटकेगा तो दिखाएगा कि आप क्या इसे क्लोज करना चाहते हैं, क्योंकि ये नॉट रिस्पॉन्ड है। उसके बाद दोस्तों इनएक्टिव ऐप्स, कौन-कौन से ऐप्स जो है इनएक्टिव है, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा। अगर आप देखेंगे ब्राउज़र यहाँ पे टच करेंगे तो एक्टिव हो जाएगी और फिर करेंगे तो इनएक्टिव हो जाएगी। ये दोस्तों है दोस्तों प्रोसेस आपका मेन। जो भी आपका प्रोसेस एक्टिव है, जैसे आप देखेंगे कि कैमरा अभी भी एक्टिव है, तो इसका मतलब दोस्तों ये कैमरा मेरी बैटरी खा रही होगी, तो आप इसे क्लिक कर देंगे तो यह इनएक्टिव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी दोस्तों? क्योंकि ये सिस्टम फाइल है और सिस्टम सिस्टम फाइल दोस्तों जल्दी से इनएक्टिव नहीं होती है। जैसे आप देखेंगे ब्राउज़र, तो आप कहेंगे कि ब्राउज़र भी तो सिस्टम फाइल है। नहीं दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो ब्राउज़र इसमें अलग से इंस्टॉल की हुई है। अगर आप देखेंगे दोस्तों सिस्टम, यहाँ पे आप अगर दिखाता हूँ मैं यहाँ पे बैक करके और आपको जाता हूँ यहाँ पे ऐप इंस्टॉल्ड ऐप्स में, तो आप देखेंगे कि डाउनलोडेड में मिलता है आपको ब्राउज़र। जो MIUI का ब्राउज़र है दोस्तों, वो डाउनलोड में मिलता है, इसलिए आप इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों यह जो है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ओके, यहाँ पे जो दोस्तों आप देख रहे हैं इनएक्टिव ऐप्स, तो यहाँ पे दोस्तों आप कोई भी सिस्टम ऐप को आप चेंज नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ये सब चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो डाउनलोडेड ऐप्स हैं, उन्हें आप एक्टिव और इनएक्टिव कर सकते हैं कि क्या उनकी प्रोसेस चलनी है कि नहीं चलनी है। उसके बाद दोस्तों बैक में आप और करेंगे तो उसमें मिलता है फोर्स क्लोज ऐप, जो भी ऐप फंस जाएगा वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों टर्न ऑन MIUI ऑप्टिमाइजेशन, अगर आप MIUI ऑप्टिमाइजेशन अच्छा ये मिलेगा, रैम मैनेजमेंट और भी अच्छी होगी, बस यही चीज़ें हैं। उसके बाद रिकॉर्ड बैकग्राउंड ANR केसेस, जो भी दोस्तों बैकग्राउंड के फोर्स स्टॉप हो जाएँगे या फिर जो भी नॉट रिस्पॉन्डिंग हो जाएगा, अटक जाएगा ऐप, उनका ये जो है रिकॉर्ड कर लेगा कि कौन-सा हुआ है, कोई टेक्स्ट फाइल में लिख देगा।